हेलो एंड वेलकम टू लाइफ हैपेंस विद निलिमा। ये हमारा पॉडकास्ट का पहला सीजन है। हमको क्या बोला? आई एम नॉट गोइंग बैक। हर दिन तुम दूसरी जगह आ रहे हो। फिर आपको ऐसा होता है कि उनकी मासूमियत खत्म हो जाती है, बच्चे की बचपना ही खत्म कर दिया है। पेरेंट्स को जब ये बात बताई कि हम लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, ये तो लाइफ है यहाँ पे, हर इंडियन को सोच के आना पड़ता है जो लोग इंडिया में गांव में रहते हैं वो तो शहर में आते हैं। कि आपको अलग हो जाना चाहिए इस डिसीजन की वजह से कनाडा आने के लिए। पता है क्या हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है। मैं जाती हूँ अपनी फैमिली को मिलने के लिए, वो जाते हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम एक फैमिली वेकेशन करें और फिर हम सब जाके वहाँ बैठें और फिर सब फैमिलीज मिले। पहले हम लोग स्ट्रगल करते हैं अनलर्न करने के लिए। आप तो काफी बड़े पोस्ट पे थी, आपने वो क्या बोला? I was having only one liner in my mind, I am not going back. मैंने 2 साल इन सब चीजों के बीच में कैसे अपने आप को मैनेज करके काम किया। जिस दिन से मैं कनाडा आई और मेरे बच्चों ने यहाँ के स्कूल्स ज्वाइन किए या जो कुछ भी किया, जब इंडिया में जो बच्चे होते हैं और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें वो इंडिपेंडेंस लेवल अलग लेवल का होता है। हम कभी नहीं कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये कनाडा आने का जो डिसीजन था, ये आपको उसमें सपोर्ट मिला? नहीं, पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम डिवोर्स लेके जा रही हो। मॉर्गेज लेकर लगातार दोनों लोग काम कर करके उसे उतार रहे हो। पता नहीं कितने साल उतारेंगे। हर इंडियन को सोच के आना पड़ता है। वकील लड़कियां तो बड़ी तेज होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें कोई डर वर नहीं है कोर्ट कचहरी का? झूठ बड़ा अच्छा बोलता है। ये कह रहे हैं कि लॉयर झूठ अच्छा बोलते हैं। रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ये रोल मॉडल, माय डॉटर हस्बैंड, कोऑपरेटिव बट स्लो। मोस्ट को एक्टर। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। थिएटर की दुनिया है कैसी यहाँ पे? सामने से बहुत अच्छी लगती है। When you go behind the stage, life is हेलो एंड वेलकम टू लाइफ हैपेंस विद निलिमा। ये हमारा पॉडकास्ट का पहला सीजन है और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस अनुराधा टंडन जी। Hi everyone. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नीलिमा, आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो एंड सपोर्टिंग मी लाइक ऑलवेज यू डन। And I want to thank you for inviting me for your show. And we have been very good friends since a long time, and now professionally we are connecting, and I'm very happy about it. प्लेजर इज ऑल माइन। आपको मैंने इसलिए अपना पहला गेस्ट रखा है क्योंकि आप उन शख्स में से पहले थे जो मुझे यहाँ पे कनाडा में मिला था एंड आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया था अपनी जर्नी से। Oh, then it's a compliment. It's a compliment to be Of course it's a honest. compliment. तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। तो आपने मुझे इतना इंस्पायर किया था, मैं देखती थी कि अच्छा, तो तब मेरी नई नई जर्नी स्टार्ट हुई थी कनाडा में आके और मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई थी एंड काइंड ऑफ जब हम आते हैं तो लॉस्ट सी फीलिंग होती है, Yeah, absolutely. लेकिन जब आपसे मिलती थी, आपसे बात करती थी तो काफी इंस्पायर हुई मैं। और आपको देख के कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग वुमन हो, कैसे सब मैनेज करते हो। तो शुरू करते हैं आपसे कि मल्टी टास्किंग कहाँ से आई आप में? To be very honest, Nilima, what I believe, mainly South Asian ladies, और इंडिया जहाँ से हम आते हैं, we can see our mothers, grandmothers, our everybody around us. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी लेडी वहाँ पर है जो कि मल्टी टैलेंटेड या मल्टी टास्किंग नहीं करती है। The only difference is this, that because of their busyness about in their lives and everything, sometimes some things, take a back seat. ऑफ कोर्स ये Yeah. बात तो है। क्योंकि हम इंडियन कल्चर, इंडियन जो हेरिटेज और संस्कृति है उसके हिसाब से आई हार्डली नो एनी गर्ल और एनी लेडी हु डजंट नो सिंगिंग और डांसिंग और एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉट लाइक दैट। एंड आजकल की जनरेशन बीइंग पेरेंट्स, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे ऑलवेज सपोर्ट यू टू कंटिन्यू विद योर पैशन एंड एवरीथिंग। बट व्हेन यू गेट मैरिड और व्हेन यू गेट इनटू योर करियर्स ऑप्शन एंड एवरीथिंग, obviously, which is I think which is very very important, necessary, and it's just a regular thing that you get into the thing and then फिर husband, बच्चे, in-laws की family, हाँ तो जी, आपके अपने पैशंस जो है वो थोड़ा बैक सीट पे वो जाते बैक हैं। सीट ले लेते हैं। और फिर जब आपको टाइम मिलता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन the kids grow up or something and you really want to explore yourself, ये बात तो so है। that was my main motivation, that ठीक है यार, everything is going their own way, why not me? अपने लिए तो बहुत जरूरी हो एक टाइम के बाद। अपने आप को कहते हैं ना, यू कांट वाटर फ्रॉम एन एम्प्टी पॉट। एग्जैक्टली, वेरी राइट, बिकॉज आपका एक इमोशनल कप है जो सबके कप्स भरता है, लेकिन आपका इमोशनल कप भरता रहना चाहिए, जिसको भरना बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी है, सो दैट यू कैन pour more into the other cups too. तभी आपने इतने सारे वर्टिकल्स में हाथ डाले हैं और कोशिश करी है ताकि कि आप सब कुछ ही मतलब कहते हैं ना, हर चीज को ट्राई किया जाए। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट पता नहीं क्यों, मे बी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं I don't want to be like a stagnant water. Keep moving, keep going.
टेक बेबी स्टेप्स, डजंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहो, मोनोटनी को खत्म करते रहो, कीप दैट इनर चाइल्ड ऑलवेज अलाइव. ये बात दिस बहुत अच्छी इज है। व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स मी एवरी टाइम. और ये हर कोई सोचता नहीं है, आप सोच रहे हो अपने लिए एज अ वुमन, एज अ मदर, ये बहुत बड़ी बात है. There are, to be very honest, there are so many inspiring ladies now throughout the Oh, world. definitely. Either they are celebrities or they are businesswomen or so many people. It's just that you go, read about them, get some kind of inspiration. Just try it. And same applies to you, Nilima, as well. Oh, of course. I am following your footsteps from day one. No, not my footsteps, but yes. I like, such friends around me who are actually, in the same kind of journey, trying new things. And you are actually doing very well, to be very honest. Thank you so much. Like I said, as a woman, you need to find your niche. आपको अपना एक पहचान बनानी बहुत जरूरी होती है. चाहे आप एक बेटी हो, चाहे एक वाइफ हो, और चाहे एक माँ भी हो. लेकिन आपकी जो अपनी पहचान है, वो कभी डिम नहीं होनी चाहिए आपकी वो लाइट. Yes, you should always sparkle. Very, very important. And then you become a role model for your kids as well. Oh, definitely. Yeah. मतलब ये मैंने चीज नोटिस करी है. बच्चे आपको देखते हैं घर में भी, आप कैसे बाहर भी अप्रोच करते हैं हर एक चीज को, काफी फर्क पड़ता है उस चीज से. Yes. अच्छा, जो जिनको नहीं पता अनुराधा जी के बारे में, शी वॉज अ लॉयर बैक होम इन इंडिया, और अब यहाँ पे वो एक थिएटर एक्ट्रेस बन चुकी हैं, काफी रिनोन्ड. उस जर्नी के बारे में आप बताइए. आप पहले अपनी जर्नी बताइए, इंडिया में क्या था, कैसे आपने क्या क्या किया हुआ है, और अब फिर यहाँ पे जो आपका एक्टिंग का जर्नी रही है. इंडिया में आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट एज वेल. कुछ ऐसा नहीं था कि दैट मैं शुरू से डांसिंग और सिंगिंग में मेरे को बड़ा शौक था, ऐसा नहीं है. बट येस, माई फादर वॉज अ वेरी गुड सिंगर एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्टिंग. वो बहुत चाहते थे कि वो अपना एक्टिंग करियर परस्यू करें, बट समहाउ it didn't happen. So he used to tell me every time कि अच्छा तू कब कुछ करेगी, etc. And then when I went to college and university, then I started doing the performing on the stage with different symposiums, and I also do some poetry also. So it was my starting point there. And then again, as I said, career aa gaya. I became a lawyer. I was a corporate lawyer in India. The responsibilities were very high. Then आप कॉर्पोरेट लॉयर किस में थे? I was with Ministry of Food Processing. ओह वाओ. Yeah, I was. अच्छी खासी जॉब थी मतलब फिर आपकी. Yeah. वो छोड़ के कनाडा क्यों? मतलब ऐसा क्यों? Yes, very very important question. जब बात सिर्फ आप तक होती है, then you need to fulfill the aspirations of your parents. Then you need to study. You need to go for a career. Then you need to get married. And वो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है. And then you see the society around you, and you, as you all know, and we all know, that in India, society is, you can say, there is a kind of duality in the society. People are very practical, they are very outspoken and everything, but when it comes to their own family, they become a little, conservative approach आ जाता है आज भी. हिपोक्रेसी की बात. Yeah, I mean, you can say that, because if it comes that if you want to support some other girl or some other woman, they're very good. Yeah, very वो good, न्यूज very में देखना nice. अच्छा लगता है कि Yes. इसने ये करा, इसने ये मुकाम तक Yes. पहुंच गया, लेकिन जब घर की बेटों की बात आती है तो थोड़ा सा बैकफुट आ जाता है, and sometimes थोड़ा सा demotivation आ जाता है, that okay, she can do it, but are you serious? You can also do it. So that kind of scenario still exists there. So when my daughter was born and she was very small, and one day she came to me and she said, Mama, I will be an actress. अच्छा, When उसने ऐसे बोला था? ऐसा बोला. She came to me in the kitchen and said, when I will grow up, I will be an actress. I said, oh, and I also laughed it out. I said, acha. And then I started watching, that kind of interest in her, कि vocal थी वो थोड़ी ज़्यादा और कुछ ऐसा करना चाहती थी. And I was in India till 40 years of my age. I attained, I mean, you can say mediocre success in my career also. I was nicely placed. My husband was nicely placed. But जब मैंने ये देखा कि as far as our kids are concerned, so there are 2-3 main, streams where you can go and you just do the same thing. And even those streams are becoming so competitive. Okay, even then, आपको वो करने के बाद भी it's not, हेड चाल बहुत है कि ना. आपको ये भी कोई श्योरिटी नहीं है. It's no guarantee that you are going to excel in your field. So that time, actually, we made this decision. And then I started, in fact, me and my husband started looking for, researching about, other countries, maybe coming here, or maybe Australia was one of the options. So मतलब बेसिकली आपने अपने बच्चों की वजह से ये Yes. कदम उठाया कि Yes. इतनी अच्छी जॉब, इतने वेल सेटल आप थे Yes. इंडिया में,
और आपने यहाँ आने का फिर फैसला हमने यही किया कि भाई अगर आप बच्चे हैं सब हैं एंड यू आर एन एजुकेटेड पेरेंट तो क्यों नहीं उनको लेट अस गो एंड गिव देम विंग्स टू फ्लाई, क्यों नहीं गिव देम गुड एक्सपोजर, डिफरेंट स्ट्रीम्स टू एक्सप्लोर. ऑफ कोर्स. तो फिर यहाँ आके अपनी जर्नी बताइए कैसी रही. So we landed in Canada in November 2016. Since 2016, we are struggling, to be very honest, and we are still struggling. आई थिंक ये हर इमिग्रेंट का ये Yes. ऐसा ही रहता है कि Yes. स्ट्रगलिंग फेस खत्म खत्म ही ही नहीं नहीं होता है. होता है. I mean, I don't know when the people will say that I am settled in Canada. I didn't hear anybody saying, yes, I am settled. Maybe the second generation, but as a first generation is always struggling. पहले हम लोग struggle करते हैं unlearn करने के लिए. We are unlearning what we were in India. मेरा degree, मेरा job, मेरा position and everything. I was doing this, I was doing that. और आप तो काफी बड़े पोस्ट पे थी और यहाँ पे आके एकदम से वो This is what I am saying. It's unlearning. And when you come here, you are just 10 plus 2. Okay, you don't have any Canadian experience. वो कैसे करा आपने खत्म. आपने वो क्या बोला. I was having only one liner in my mind. I am not going back. This is the decision I have taken. Now I have to stand with it. आई थिंक ये चीज हर इमिग्रेंट को जब आते हैं अपना देश छोड़ के अपना घर छोड़ के ये हर एक लाइन इमिग्रेंट को अपने जहन में डालनी बहुत जरूरी होती बहुत है जरूरी है कि आई एम नॉट गोइंग बैक. I am not going back because it takes a lot to take a decision. ऑफ कोर्स एक जगह से उखड़ के तुम दूसरी जगह आ रहे हो. If you want to take some time, you want to give it a deep thought, give it there. जितना मर्जी टाइम ले लो, 1 साल 2 साल 5 साल, जाऊं या ना जाऊं. But once you have taken a decision, then you should. It's okay, you know. Every place is having its own challenges, struggles. But you cannot say coming here, no, okay, I think I have made a wrong decision. It's a lifetime decision. Like you can say it's a marriage. You are bearing a child. It's a lifetime decision. एक बार You need to think before that, okay, do I need a child? You can think. But once you have a child, you cannot say, oh, it was a wrong decision. Similarly, if you are here, then you are here. I started as a baker in Tim Hortons in Wow. 2016, and I was a baker till 2018, till I completed my studies and everything. For me, being, you know, because I'm a vegetarian person and very that kind of, you know, hesitant about, you know, non-vegetarian thing. I was doing everything because I programmed myself here that I need to do this. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर थी. मेरे पास 2 पियॉन्स 3-4 लोगों का सपोर्टिव स्टाफ सब कुछ था. और यहाँ पर जब मैं Wow. कनाडा में आई तो उसके बाद मैं ही सपोर्टिंग स्टाफ थी और मैं ही पीएन थी और मैं ही बेकर थी. सब कुछ मैं ही थी उस टिम हॉर्टन्स में. तो आप वहाँ पे बेकिंग करते थे. जी बिल्कुल बेकिंग करती थी. और बेकिंग ही नहीं, एक राधा स्वामी होने के साथ साथ आप समझ सकते हैं. और जी आई मीन हमारे लिए बहुत मुश्किल है. जी जी I मैं mean, जानती हूँ. अब जिंदगी का ना एक रूटीन ही बन चुका है जिससे जीना इज वेरी डिफिकल्ट. तो वो होते हुए भी यहाँ पर चिकन, बीफ, पोर्क, पता नहीं क्या क्या. मैंने 2 साल इन सब चीजों के बीच में कैसे अपने आप को मैनेज करके काम किया और कैसे साथ में कभी सुबह कॉलेज, रात की शिफ्ट, और रात की शिफ्ट सुबह 7 बजे खत्म करने के बाद सुबह 9 बजे एग्जाम. सो ये सब कुछ अगर आप देखो तो ये सब कुछ ट्रांजिशन ही था. और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि 2018 के बाद एकदम ही सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो गया. हाँ, मेरी टिम हॉर्टन की जर्नी खत्म हो गई जी लेकिन मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ उसके साथ. जब आप ये टिम हॉर्टन में काम करते अभी कह रहे हो चिकन बीफ को, तो उस टाइम भी आपके दिमाग में यही चल रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, यही आपको मोटिवेट कर रहा है, या उस टाइम आपका मोटिवेशन क्या था टू कंटिन्यू? मेरा मोटिवेशन उस टाइम पे ये तो था ही था, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा मोटिवेटिंग फोर्स जो है उस टाइम से नहीं था. ये तो मेरा डिसीजन था, आई एम नॉट गोइंग बैक. हाँ, जो मुझे रेगुलरली मोटिवेट करता था ये सब कुछ करने के लिए जी वो था अपनी बच्चों की ग्रोथ. जिस दिन से मैं कनाडा आई और मेरे बच्चों ने यहाँ के स्कूल्स ज्वाइन किए या जो कुछ भी किया, मैंने जिस तरह से उनमें एक ग्रोथ देखी कि फ्रॉम अ वेरी लिटिल एज, वेरी अर्ली एज, उन्होंने किस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंटली संभालना शुरू कर दिया कि मम्मा इज आउट टिल 11:30 PM, पापा पढ़ाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वो मैनेज कर रहे थे. वही बच्चे जो घर में उनको हमको डोर टू डोर छोड़ने जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल बातें करने लगे थे.
आई थिंक ये बहुत बड़ा मैंने भी नोटिस करा है, फर्क पड़ता है जब इंडिया में जो बच्चे होते हैं और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें वो इंडिपेंडेंस लेवल अलग लेवल का होता है ना। बिल्कुल। इंडिया में आपको उनको स्पून फीड करना है, सुबह उठाना है, यूनिफॉर्म पहनाना है, फिर उनको छोड़ के आना है। आप यहाँ आके देखो, बच्चा 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के बाद वो खुद ही अपना तैयार वैयार होके, बाहर स्नो पड़ी है, बर्फ पड़ी है, उसको जाना है, उसको पता है मुझे शूज पहनने, स्नो शूज, आई टू वॉक। बट आपको ऐसा था कि उनकी मासूमियत इस प्रोसेस में खत्म हो जाती है या कम हो जाती है? मतलब अगर आप पीछे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर पे वो कई बार उनको लगेगा हाई तुमने बच्चे की बचपना ही खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं लगा आपको कई बार अपने बच्चों को देख के? पता क्या नीलिमा, मैं एक बार बताती हूँ, इंडिया में क्या होता है ना, फिर मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इंडिया में ऐसा होता है तो यहाँ पर पता नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट्स एवरी हाउस होल्ड। हाँ जी। आप अपने बच्चे को किस एज पर कौन सी मेच्योरिटी देना चाहते हो ये आपको पता है। वहां पर बच्चे छोटे 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 ही रहते हैं, और तभी आज भी आप देख लो, उनको बताना पड़ता है एट एज व्हाट इज गुड टच, बैड टच, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। अब यहाँ के बच्चों को देखो, इतनी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, सब कुछ ओपनली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। डिपेंड करता है आपका एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप कैसा है बच्चों के साथ। वो रिलेशन तुम्हारा एक 5 साल के बच्चे के साथ भी हो सकता है और 10 साल के बच्चे के साथ भी हो सकता है। और एक चीज मैं बहुत ज्यादा एडवोकेट करना चाहती हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत सारी इंडियन फैमिलीज देखी हैं जो कि ये बोलती हैं कि नहीं जी, हम अपनी हार्डशिप्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बच्चों के सामने शेयर नहीं करते हैं, हम उनको बच्चों को अलग रखते हैं और अपना स्ट्रगल अलग रखते हैं। आई एम 100% ऑपोजिट टू दैट। हमारे बच्चे हमारी इमीडिएट फैमिली हैं, दे नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, दे नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि वो जर्नी के पार्ट है ना। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बच्चों के सामने लड़ेंगे नहीं, हम उनको अपनी स्ट्रगल नहीं बताएंगे, हम कभी नहीं कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं बताएंगे? हम जरूर बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? वो सीखेंगे कैसे? वो सीखेंगे कैसे? क्योंकि अगर बच्चों ने बचपन से ही सब कुछ देखा हो कि हमारे पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया, तो आई थिंक वो आगे जाके जब अपने उनके डिसीजंस का टाइम आता है वो ज्यादा समझदारी से लाइफ लेते हैं। इतनी इजी हो जाती है बच्चों की। जी। दे गो सो प्रैक्टिकल। तो जितना भी स्ट्रगल रहा, जो कुछ भी रहा, एक तो मेरा डिसीजन था, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था अपने बच्चों के लिए, एट द सेम टाइम पूरा शेयरिंग था बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ, और वो पूरा जो एक सर्कल चल रहा था आज भी चल रहा है। लेकिन ये है कि उस सर्कल में फिर आप सर्वाइव कर जाते हो। ये कनाडा आने का जो डिसीजन था, ये आपको इसमें सपोर्ट मिला पूरा आपकी फैमिली से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से? जैसे आपने बोला कि ये डिसीजन आपका था। जी बिल्कुल। तो वर यू सपोर्टेड बाय योर फैमिली और बाय योर हस्बैंड? नहीं। अच्छा, सपोर्ट नहीं मिला आपको? This was one of a very very tragic, you can say, or you can say it was a kind of drive करना पड़ा मेरे को कि नहीं मुझे आना है या मुझे करना है, क्योंकि मैं एक विजन देख रही थी अपने बच्चों के पास। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो जब इंडिया में थे, मोस्टली फर्स्ट 11 to 12 years of my marriage he was touring। अच्छा। वो महीने में 20-22 दिन बाहर ही होते थे। ओह। सो वो आते थे, सैटरडे को आते थे एंड मंडे ही लीव्स बैक। सो आई वाज विद माय किड्स, आई वाज सीइंग कि वो कैसे बड़े हो रहे हैं, क्या स्कूलिंग हो रही है, कैसा हो रहा है। एंड एज आई सेड, बीइंग अ एजुकेटेड पेरेंट, मैं देख रही हूँ आगे इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। तो मैंने रिसर्च किया, आई डिसाइडेड, एंड व्हेन जब मैंने अपने घर वालों को, इवन मैंने अपने पेरेंट्स को जब ये बात बताई कि हम लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, reaction was unexpected and very bad, because मैं और मेरे husband were very good settled in our jobs, it was all good। और जब मैंने अचानक से बीच में बोल दिया तो बिल्कुल नहीं। एंड मेरे husband he's the only son, so उनके घर में भी बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं बिल्कुल नहीं जाना, ये है वो है। बट या तो आपके हस्बैंड माने थे या नहीं माने थे? नहीं, वो नहीं माने थे। तो फिर कैसे लेके आए वो उनको? फिर क्या वो हुआ जब- उसके बाद? एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड और हम लोग जब यहाँ पर आए तो माय हस्बैंड टोल्ड मी स्पेसिफिकली कि मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है। ओह। सो तुम और तुम्हारे बच्चे वहां पर गो ट्राई इट। अच्छा। आप ट्राई करो, बट ये है कि भाई मैं तो यहाँ रहूंगा इंडिया में, मेरे पेरेंट्स हैं, आई विल बी विद देम। मेरा उसके ऊपर जवाब ये था कि आई टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन, यू हैव 2 एल्डरली पेरेंट्स, आई हैव 2 यंगर किड्स। आपको उनका फ्यूचर देखना है, मुझे इनका फ्यूचर देखना है, इट्स ओके। मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ, तुम अपनी देखो। जब ये बड़े हो जाएंगे और जब तुम्हें लगेगा कि दैट तुमने अपना फर्ज पूरा निभा लिया है, आई एम ऑलवेज हियर, यू आर ऑलवेज देयर, वी कैन ऑलवेज सिट एंड वी कैन मीट। एंड ये तो काफी टफ डिसीजन है अनुराधा। टफ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम डिवोर्स लेके जा रही हो। हाँ, मतलब सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल।
सी नीलिमा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभी क्या होता है, शादी जो है वो दोनों पार्टनर्स इक्वल होते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों बंदे एक ही तरह से सोचें और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, ऑब्वियसली। जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक फैसला लिया है और वही बात आती है, फिर आप उसको उस फैसले से खड़े रहना है। जब मैं यहाँ आई और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर पहले छोड़ के चले गए, तो मेरे को ये भी एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी कि नहीं, अब भाई मैंने कहा है कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है। तो ईगो थी या जिद थी? नो, इट वाज नॉट ईगो, नॉट जिद, टू वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर ईगो होती तो मैं उस लेवल से इस लेवल पे काम ही नहीं कर पाती। वो तो है, वो तो है। और जिद की बात ये है कि जिद इंसान तब तक कर सकता है जब आपकी जिद को पूरा करने वाला कोई सामने हो। जब आपकी जिद के लिए कोई है ही नहीं, तुम खुद ही मजदूर हो, खुद ही जिद कर रहे हो और खुद ही पूरा कर रहे हो, ऐसा नहीं था। वही है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कुछ कि भाई यहाँ करना है, और अपने आप पे इतना भरोसा है कि हाँ, अगर मैं वहां इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के आई और सब मुझे बोल रहे हैं अच्छा तो वहां क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो ठीक है, इट विल टेक टाइम, लेकिन मुझे सीढ़ियां चढ़नी है, मैं एक दिन वहां पहुंच जाऊंगी। और दिस इज व्हाट हैपेंस। जब मैं यहाँ आई और जब मैंने वो करना शुरू किया एंड माय हस्बैंड रियलाइज कि मैं, उनको कब रियलाइज हुआ? विद 2 months अच्छा। चलो। he just left his job and he came. He said कि नहीं यार ठीक है, कर लेंगे तो मतलब आपको ब्लेम नहीं करा गया, राइट, फॉर एनीथिंग? नहीं, ब्लेम तो मुझे आज तक भी किया जाता है। ओह, कि अगर तुम ना आई होती तो मुझे थोड़ी आना पड़ता। अच्छा। Yes, that blame is always on me. और वो आप लेते हैं फिर आराम से, या झगड़े होते हैं? झगड़े भी होते हैं लेकिन लेना भी पड़ता है। लेकिन the only thing which is he is now happy about is the growth of the kids. अच्छा। आज बच्चों को देखकर, आज यहाँ आने के 8-9 साल बाद उनको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे जो हैं अच्छे बड़े हो रहे हैं। लेकिन क्यों, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर पे वो टाइम नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था। वो ब्लेम तो हमेशा मेरे पे रहेगा ही। मतलब लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आपके और हस्बैंड के बीच में चीजें ठीक हैं इन टर्म्स ऑफ कनाडा आने का डिसीजन जो था? स्टिल नॉट, स्टिल नॉट। इतने सालों बाद भी? इतने सालों बाद मतलब ये आप कह रहे हो कि एक जंग मतलब है जो आप जिंदगी भर लड़ोगे? बच्चों के लिए ठीक है, बट यू नो देन पर्सनल लेवल पे आर्गुमेंट कम्स। ये तो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के भी आ सकते थे, हमें आने की हमें आने की क्या जरूरत थी, हमें इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत थी। इस एज में हम 40 की उम्र में हम कनाडा आए, इस एज में अगर हम इंडिया में होते इस वक्त जिस एज में हम अभी हैं, आई एम 48 एंड ही इज गोइंग टू बी 50, तो इसे कि इस वक्त हम इंडिया में आराम से जिन जगह पे थे रिटायरमेंट तक के उस हिसाब से हम बैठे होते। ये तो और यहाँ हम मॉर्गेज लेकर लगातार दोनों लोग काम कर करके उसे उतार रहे हैं, और पता नहीं कितने साल उतारेंगे। ये तो लाइफ है यहाँ पे जो आई थिंक हर इंडियन को सोच के आना पड़ता है, क्योंकि उधर अपने घर होते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन कितना आगे उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा वो माइंडसेट चेंज करके आना पड़ता है मॉर्गेज को लेके। मेरे हिसाब से जगह तो जगह ही होती है नीलिमा। जो लोग इंडिया में गांव में रहते हैं वो भी तो शहर में आते हैं। हाँ, वो तो है। इट्स द सेम काइंड अपने ऑफ आप को ट्रांजिशन। कहीं से दूसरी जगह It's the पे same करना। kind of transition. जी जी गांव में उनकी हवेलियां होती हैं, यहाँ पर उनके छोटे छोटे कमरे होते हैं। जी। कभी ऐसा टाइम लगा आप लोगों को कि आपको अलग हो जाना चाहिए इस डिसीजन की वजह से कनाडा आने के लिए? हो जाता। हम्म फर्क सिर्फ इतना था कि हम इतने मैच्योर हो चुके थे, हम्म इतने बड़े हो गए हैं, जैसे कि मैंने बताया वी आर रनिंग इन लेट 40s एंड 50s। सो समटाइम्स क्या होता है ना, फिर वो प्रायोरिटीज खत्म ही हो जाती हैं। फिर होता है कि यार ठीक है, अब जैसे चल रहा है चलने दो। कई बार बच्चों के लिए भी हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ में। इतनी देर से इतना झगड़ के इतना लड़के यहाँ तक आए, अब अगर बच्चे भी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फायदा है। आई मीन इतना रैशनल तो दोनों पेरेंट्स को होना पड़ेगा। वो तो है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ जी वो नहीं होता है, दैट नॉट, हाँ एट द सेम टाइम इंडिया में हम दोनों की फैमिलीज हैं, मैं जाती हूँ अपनी फैमिली को मिलने के लिए, वो जाते हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम एक फैमिली वेकेशन करें और फिर हम सब जाके वहां बैठें और फिर सब फैमिलीज मिलें, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरा, आपका जहाँ तक मुझे पता है आपका पूरा नाम है अनुराधा टंडन कानुंगो जी। तो दैट इज लाइक अ काइंड ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, राइट? एब्सोल्युटली। उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ, कहाँ मिले और कितना, वाज इट इजी मैरिज? अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता है। ओके। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम सिटिंग हियर, बिकॉज वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देख लेते हैं, इनफैक्ट इन एवरी स्फेयर, हाँ, तो वो फिर एक टाइम पर ना वो स्ट्रगल्स उनको फिर मैटर ही नहीं करते। आई थिंक वो बड़े चिल हो जाते हैं, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है।
या इट वाज आल्सो अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. हम लोग ऑफिस में मिले थे. वो मेरे इमीडिएट सुपीरियर थे. एंड ही इज अ कश्मीरी पंडित. ही इज अ कश्मीरी और पंडित. आप पंजाबी. यस. ओह एंड ओके. इट वाज अ बिग हसल. हमारी शादी कोई आम शादी नहीं थी अच्छा. और ना ही कोई ऐसी थी कि हाँ अल्टीमेटली लड़का लड़की ने माँ बाप को मिला दिया और शादी हो गई. फिर क्या हुआ था It जब आपने was- घर पे बताया एक दूसरे के? हाँ, मैंने जब घर पे बताया तो इट वाज इतना ज्यादा बवाल नहीं हुआ. हाँ, ये जरूर हुआ कि मेरी मम्मी की फैमिली और पापा की फैमिली उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया था टोटली दैट यू आर मैरिंग इंटरकास्ट. अच्छा, बॉयकॉट कर दिया था? बाइकआउट कर दिया था. मेरी शादी में हमारे रिलेटिव्स में से कुछ कोई नहीं आया था. मेरे हस्बैंड की तरफ से वो बाइकआउट इतना एपरेंट नहीं था. ओह, मतलब मतलब आए they थे लेकिन came- खुशी खुशी से नहीं आए थे. they came, they attended the marriage. You know what? Actually, to be very honest, I will share this with you. मेरी शादी में जितना टर्मोइल होना था मेरी तरफ से, हाँ. वो शादी से पहले हुआ. अच्छा. और इनकी तरफ से जितना In-laws टर्मोइल की तरफ होना से? था वो सब शादी के बाद हुआ. आई थिंक जनरली यही होता है, ऐसे ही होता है. So when I actually stepped into his house, then oh my god. प्रॉब्लम क्या थी? एक ऐसी गुड़िया जो बेटे को पसंद है पर माँ बाप को पसंद नहीं है. वो तो मेरे ख्याल ज्यादा हर घर का ही ज्यादातर ये कहानी हो जाती है, लेकिन was it because कि आप इंटरकास्ट मैरिज थी? Yes. अच्छा. That was, you can say, if it was 100% because 80% I was not a Kashmiri. Of course. हाँ, वो यही था कि कश्मीरी होनी, अगर कश्मीरी ही चाहिए थी हमें, कश्मीरी बहू ही होनी चाहिए थी. और अगर आई मीन इफ यू आर नॉट कश्मीरी तो यू डोंट फिट इन. फिर आपने कैसे करा? हाउ डिड यू, मतलब आपको कितना मुश्किल था आपके लिए एडजस्ट होना कश्मीरी फैमिली में? बिकॉज ऑब्वियसली पंजाबी कल्चर एंड कश्मीरी कल्चर इज टोटली डिफरेंट. ओह, इट्स वेरी डिफरेंट. उसमें मेन बात ये थी, द ओनली गुड थिंग वाज दिस दैट मैं काम कर रही थी. तो मोस्ट ऑफ द घर से बाहर रहती मैं घर से बाहर रहती थी. बट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा आपको? लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं समझ आएगी तो फिर कल्चरल डिफरेंस को आप फिर भी किसी तरह से मैच करते हो कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ ये 2 सब्जियां नहीं बनती, इनके वहां वो 2 नहीं बनती. हाँ जी. लेकिन जब आप घर आते हो, आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं, पति आपका टूर पे है और आप घर पे ऐसे घर पर आए हो, आपके सास ससुर हैं बट आप बात ही नहीं कर पा रहे हो उनसे बिकॉज आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं. और वो भी कभी ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे कश्मीरी नहीं आती पर उनको हिंदी आती है. वो कोशिश नहीं कर वो रहे. कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे साथ हिंदी में बात करें. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले ही दिन से कि भाई ये बात आई है हमारे घर में, अब ये कश्मीरी सीख ले. इट वॉज नॉट इजी. आई मीन इट वॉज नेवर इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो फिर शादी के लिए मान कैसे गए थे? मतलब आप कह रहे हैं कि चलो बॉयकॉट नहीं किया था लेकिन आए भी थे. मे बी द सेम काइंड ऑफ जनरली जब ऐसा होता है ना तो बच्चे फिर मना लेते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाला टाइप वही हो जाता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा तो मैं ये हो जाऊंगा. अच्छा, ये ड्रामा सब हुए और थे? 100% उसे बोला था अगर आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा. तो उन्होंने फिर बोला कि भाई एक ही बेटा है तो चलो अब क्या करें. तो अब उन्होंने कर दी. तो उन्होंने बोला कर दी तो फिर अब हम भी फिर निभाने पे तुल गए. हमने कहा अभी चलो क्या निभाएं. हाल है सपोर्ट का आपके वहाँ पे? अनफॉर्चुनेटली माय फादर इन लॉ इज नो मोर ओके. एंड So sorry. मेरी ननद है, मेरी मदर इन लॉ उनके पास हैं, रहती हैं. सो जब हम कनाडा भी आए तब भी उनका यही था कि नहीं हम कनाडा भी नहीं आना चाहते. हम वहाँ इंडिया में थे, पहले जम्मू में इकट्ठे थे. फिर हमारा ऑफिस जो है वो शिफ्ट हो गया चंडीगढ़. तो मुझे मेरे हस्बैंड को चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा. वो दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी ननद वहीं पर मैरिड है. तो मोस्टली हम लोग अलग अलग ही रहे हैं. वो साल में 1-2 बार आ जाते थे, महीने 2-2 महीने के लिए समटाइम्स. बट वी नेवर स्टेड टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा, मतलब आपका ज्यादा इंटरेक्शन भी कम रहा है, हाँ, इसलिए इट्स ऑफ एंड ऑन. चीजें थोड़ी स्मूथ रही है आपके. स्मूथ इसलिए भी रही बिकॉज विकास वाज ऑन टूर. माय हस्बैंड ऑलवेज ऑन टूर. तो जब वो घर पे ही नहीं होते थे, वो हमारे पास भी नहीं होते थे, वो उनके पास तो भी क्या नहीं ही होते थे, तो मैं होगी. तो क्या ही तो तुम्हें वो होगी. उस तरह से वो चल गया टाइम. लेकिन जब हमने कनाडा आने का फैसला किया देन अगेन इट वाज द सेम काइंड ऑफ टर्मोइल जो हमारी शादी पे हुआ था. अच्छा, सेम चीज हुई कि थी. आप तो हमें तो छोड़ के ही जा रहे हो. और वो भी सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही था कि ये लेके जा रही है. तो बेसिकली ये कहना सेफ रहेगा कि हर चीज का ब्लेम आपके सिर पे ही आता है आपके घर में. और तो भी आता है, सबको पता है. तो मिसेस मूवी भी बहुत काफी चल रही है. अरे वन ऑफ माय फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट. Is it, can you relate to it? somehow क्योंकि मैं शायद बुरा लगेगा सुनने में पर मैं उतना नीचे नहीं जा सकती. इतना नीचे जाके फिर आप बिल्कुल ही तोड़ दो, उससे अच्छा है कि आप बीच में कहीं आवाज उठा लो और रिश्ते को रख लो. हाँ जी, ये बात ये मैं मानती हूँ. आप इतना नीचे चले जाते हो कि फिर आपके पास तोड़ने के अलावा कुछ बचता ही नहीं बिकॉज यू आर नो मोर. बट आप थोड़ा सा उठो, बोलो, अपनी आवाज रखो एंड अगले को थोड़ा सा बोलो भाई ठीक है
बहुत अच्छा ना सही, पर चल तो सकते हैं साथ में। और आई थिंक कनाडा जैसी जगह में तो ये बहुत जरूरी है साथ लेके चलना। बिल्कुल आप अकेले सब कुछ यहाँ नहीं कर सकते। करते हैं यहाँ पर। देयर इज वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ सिंगल पेरेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है वो। अब पता नहीं लेवा क्या है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैंने अगेन वही बात है, हमारे लिए वो आज भी टैबू है कि नहीं नहीं यार कैसे कैसे, बट लाइफ गोज ऑन, लाइक आई सेड, लाइफ हैपेंस, यू नेवर नो। जी। अपनी कोशिश पूरी रहनी चाहिए। रेस्ट नथिंग रेस्ट आई थिंक, हाँ, Yeah. बाकी भगवान भरोसे होता है बहुत कुछ। बिल्कुल। चलिए, तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि आप लॉयर थे पहले और अब एक्टिंग फील्ड में जा गए, है ना? तो ये दोनों ही मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स है, राइट? तो आपने अपना पाथ कैसे बनाया यहाँ पे? क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी कि अपने रास्ता पेव करना, वो कैसे करा आपने? लॉयर का तो मेन वही था कि हाँ, मैंने क्रिमिनोलॉजी या अदर दूसरे लॉ फील्ड इसलिए भी मेनली ज्वाइन नहीं किए बिकॉज दोज वर मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स। दैट इज व्हाई आई वाज अ कॉर्पोरेट लॉयर। तभी जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे तब भी आई थिंक मेल डोमिनेंस ज्यादा था, मतलब बिल्कुल। बहुत कम औरतें दिखाई देती थी उस टाइम पे। अभी तो हाँ। चलो बहुत अलग सिनारियो हो गया चीजों का, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, कम भी दिखाई देती थी। और इवन अगर कोई लड़की वकील है और वो प्रैक्टिस करती है तो उसकी सोसाइटी में भी शी वाज नॉट वेरी हाईली रिवर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज उनका होता था कि ये तो रोज ही मुजरिमों से मिल रही है, रोज ही कोर्टों के चक्कर लगा रही है। एंड ये भी वहां पर तो खैर जहाँ से जम्मू कश्मीर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो वहां तो ये भी होता है कि नहीं यार वकील लड़कियां तो बड़ी तेज होती हैं, उनको I कोई think फर्क नहीं पड़ता है। generally वकील के बारे में यही बोला जाता है कि अगर आप वकील हो तो हाँ। आप वो चंड चतुर चालाक रहोगे। चंट चतुर चालाक हो और तुम्हें कोई डर वर नहीं है कोर्ट कचहरी का। हाँ, कि घसीट लूंगी। घसीट लूंगी मैं। तो शायद इसीलिए हर कोई थोड़ा बच के चलता है। करता है ऊपर से अपने घर की बहू बनाने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यहाँ पे कैसा है माहौल? यहाँ पर तो इट्स वेरी गुड। मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने सोचा था कि ठीक है मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने पैरालीगल कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि कोविड आ गया था, आई कुडंट परस्यू इट। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैंने आई हैव टेकन अ लाइसेंस इन इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग, और मैं उसका काम कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से। लेकिन यहाँ पर लॉयर्स की जो रिस्पेक्ट है और जो एक एटमॉस्फेयर उनको दिया जाता है और जितना अच्छा उनको वो सोशली वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं, मैं तो आई हैव स्टार्टेड माय स्टडीज अगेन। अच्छा, तो आप सोच रही हैं आगे कंटिन्यू करने का? जी बिल्कुल मैं सोच रही हूँ। Fulfill करने का इसको? होपफुली या आई एम पेंडिंग विद माय 8-9 एग्जाम्स। ओके। होपफुली मैं सोच रही हूँ कि मैं 26 यहाँ पे कितना आसान है या कितना मुश्किल है कंपैरेटिवली टू इंडिया यहाँ पे अपना लॉयर का ऐसा कुछ जर्नी नहीं पूरी है, करनी? वही आप बोल दोगे इट्स एट पार। सेम ही है। इट्स एट पार बिकॉज दोनों जगह ब्रिटिश लॉ है, अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं वहां पर एलएलबी हूँ तो आई हैव टू गो थ्रू फॉर 40 एग्जाम्स, तो 32 आर एग्जम्प्टेड। अच्छा। सो आई हैव बीन गिवन माय को एक लेटर भेज दिया है यहाँ के उन्होंने कि आप बस 8 एग्जाम दे दो एंड देन यू विल बी अ लॉयर हियर। ओ बहुत बढ़िया। सो नाउ इफ आई विल बी अ लॉयर इन कनाडा तो मैं प्रैक्टिस जरूर करूंगी और हो सकता है क्रिमिनोलॉजी और फैमिली लॉ में फिर करूंगी। तो हमें लगता है अच्छे देखे छक्के छूट जाएंगे। तो इसलिए वो अभी भी स्टिल दैट इज ऑन द कार्ड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी Thank एंड वी आर you. वेटिंग कि आप कब लॉयर बने। होपफुली लेट्स सी, एज आई सेड भगवान का वो है। और भी और कोई है फैमिली में आपके लॉयर मेरी या family- लॉयर आपके फुटस्टेप कोई फॉलो कर रहा है? मेरे फुटस्टेप्स यस, मेरा बेटा, अरे वाह। हाँ वो लॉ करना चाहता है, इज वेरी इंक्लाइंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई सजेस्टेड हिम दिस फील्ड, क्योंकि झूठ बड़ा अच्छा बोलता है, ओह, साफ झूठ तो आप बोलता ये है। कह रहे हैं कि लॉयर झूठ अच्छा बोलते हैं? झूठ बोलने का मतलब होता है कि आपने सर्कमस्टांसेस को किस तरह से मोल्ड करके आपको प्रेजेंट करना है टू टेक दैट बेनिफिट ऑफ डाउट और समटाइम्स टू जी, जी। प्रोटेक्ट द लॉ। जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव, और आपको एकदम से स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है बीइंग ये अ तो लॉयर। है। तो अगर आप में वो सब है विच आई थिंक के ठीक है कर सकता है, तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड नाउ इनटू कि मैं करूंगा। सो एक ही घर में अब 2 लॉयर्स होंगे और साथ में एक्टर्स भी 2 होंगी। मैंने सुना आपकी बेटी भी आपके फुटस्टेप फॉलो कर रही है। नहीं मैं तो ये बोलूंगी कि मैं उसके फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। शी इज वेरी गुड इन एक्टिंग। इनफैक्ट यहाँ आके मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू ही मेरी बेटी ने करवाई, अच्छा। क्योंकि जब उसने अपने पहले शो करने शुरू किए तो हमने अपने घर की प्रोडक्शन से ही पहला शो उसका किया था। तो जब मैंने उस शो में उसको पूरा हेल्प किया ना, द वे आई मीन मैंने उसको डायरेक्ट किया बेसिकली। अच्छा, आपने डायरेक्ट भी करे हैं शोज? हाँ मैंने डायरेक्ट करने क्या बात है। तो मतलब वही मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आप डायरेक्टिंग, लॉ, पता नहीं क्या क्या कर, देयर इज टू मेनी फेदर्स इन योर हैट। जब आप किसी फील्ड में घुसते हो ना, फिर जी। आपको थोड़ा सब आ ही जाता है। एंड यू नो बेटर देन मी, यू योरसेल्फ इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड मॉडल, वेरी गुड होस्ट, आई मीन एवरीथिंग।
थैंक यू फॉर दिस मैसेज दो। बातें बहुत होगी, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। Oh, ठीक है? okay. सिंस आप लॉयर रह चुके तो इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स तो आप दे ही सकती हैं। Well, that's a surprise for me. So let's start. Your biggest strength, My mindset. your role model, My daughter and my father. worst memory, My father's death. husband. Cooperative but stubborn. I think we should come back to this topic again. Yeah. अभी तक आपका एक्टिंग का बेस्ट रोल सो फार? Best role so far. I think I did a role in a short film where I played a mother of a Drake boy. अच्छा. Drake Queen. Yeah. Oh, Yeah. So that was very challenging because I suddenly come to know that my son is Drake Queen. oh. So that ये तो was बहुत चैलेंजिंग रोल रहा होगा. very challenging and most उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि it was from St. George College of Toronto. अच्छा. So this film was actually selected as one of the best films in their annual fest. So that was, I think that was the best one. Best memory. Best memory was when my son was born. Oh, nice. चलिए यहाँ खत्म होता है हमारा रैपिड फायर. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चन की तरफ. ओके, अब थोड़ा एक्टिंग का. आई थिंक लॉ की बातें काफी हो गई क्योंकि एक्टिंग का फील्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. लेकिन कमाल की बात यह है, एक लॉयर से एक्टिंग करियर में जाना, दोनों ही बहुत अलग लेवल के हैं. एक आर्टिस्टिक है तो दूसरा थोड़ा सा कहते हैं ना कॉर्पोरेट और Practical. बहुत प्रैक्टिकल है. तो हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस? क्योंकि मेरे को लगता है कि you know what law is the best. The definition of law is common sense. अच्छा. लॉ क्या है? कॉमन सेंस. किसी भी सिचुएशन में आपकी कॉमन सेंस जो बोलती है ना कि सही है, लॉ वही होता है. और कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है विच ड्राइव्स यू इन एक्टिंग, क्योंकि आपकी एक्टिंग भी आपकी कॉमन सेंस है. दैट इज द बेसिक दो लिंक है जो लिंक है बिटवीन अच्छा. दिस फील्ड एंड एक्टिंग. ओके. क्योंकि जब आप इस एक कैरेक्टर को समझते हो, वो भी आपकी कॉमन सेंस है, आप उसको कैसे समझ रहे हो, जी. एंड देन यू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर. और लॉ में भी यही है कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसने किस सिचुएशन में क्या किया है, आपको उसका माइंड पढ़ना है कि ये सब कुछ जो हुआ है, इसका ये रीजन क्या था? रीजन था, इसके पीछे क्या चल रहा था अगले के दिमाग में. तो मतलब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है ये दोनों चीजें. Exactly. इसलिए आप बिकॉज दोनों में एक माइंड रीडिंग, एक दूसरे बंदे को रीड करने की स्किल है. जो एक्टिंग है वो आप स्क्रिप्ट में बने हुए कैरेक्टर को रीड करते हो, और लॉ में आप अपने सामने बैठे हुए बंदे को रीड करते हो कि ये बंदा मेरे से क्या चाहता है और ये कैरेक्टर मुझसे क्या चाहता है. सो व्हेन यू अप्लाई योर कॉमन सेंस टू आइदर ऑफ देम, देन यू मेक सेंस. अगर आप लॉ फील्ड में, मैं किसी केस को डील करती हूँ, वो मुझे एक्टिंग में बहुत हेल्प करता है. कल को जब मैं कैरेक्टर्स को रीड करती हूँ, आई कैन को रिलेट टू माई पीपल. आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने बात बोली जो आप बोल रहे हो कि लॉयर जब आपने लॉ प्रैक्टिस करी वो आपको एक्टिंग में हेल्प करता है. मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग फील्ड हैं और दोनों कभी परसू हो ही सकते साथ में. बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस. मुझे बहुत हेल्प होती है जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ. उसके बाद अगर मैं किसी अपने किसी उससे मिलती हूँ, सब्जेक्ट से मिलती हूँ कि भाई हाँ भाई तुम्हारा क्या परेशानी है, जो भी, इट मेक्स ऑल सेंस. इट्स ऑल कोरिलेटेड. इट्स ऑल कोरिलेटेड और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ थिंकिंग एक्चुअली, जिस तरह से आपने इंटररिलेट करा है सब कुछ. I mean, this is how I see things. Otherwise, also I am very observant. आई थिंक आई नो दैट अबाउट यू. चलिए तो एक्टिंग की बातें करते हैं. ऐसा कोई टाइम रहा हो वर्स्ट को एक्टर Worst co-actor. या वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन सेट विद अ को एक्टर? वैसे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तक मैंने इमोशनल और चैलेंजिंग रोल्स थोड़े कम ही किए हैं. मोस्टली आई एम डूइंग कॉमिक रोल्स. अच्छा. Yeah, I have done comic roles and people like me in comic roles, but honestly, that is the only thing I don't like about it. जब मुझे कॉमिक रोल के लिए कोई अप्रोच करता है, अच्छा. I really want to go for कहीं some. आपकी इमेज ऐसी बन गई कि कॉमिक रोल ही करेगी. Yes, sometimes you can say so because. बट आई थिंक आपकी अपनी मूवी आ रही है जिसमें आपने कॉमिक रोल नहीं करा है. Yeah, I'm saying आपने जैसा बोला कि कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है. हाँ. So yeah, I know I fit in well in comic, but at the same time I don't like it that much. एक्टर के साथ कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको पसंद नहीं आया, बिहेवियर वाइज, क्योंकि होता है बहुत सारे. Behavior wise. हाँ जी. मतलब आपको सेट पे कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा हो दैट जिसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया हो? Everything was okay. People are very cooperative. Everybody is learning. थिएटर की दुनिया है कैसी यहाँ पे? सामने से बहुत अच्छी लगती है. आपको लगता है जब आप कुछ किरदारों को देखते हो स्टेज पर प्ले करते हुए, आपको लगता है कि आप तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो.
When you go behind the stage, life is all same. मतलब वही जो कहते हैं एक पर्दा आ जाता है. Because आप एक किरदार निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस किरदार के पीछे जो है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं थिएटर के लोगों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है मैं अलग लोगों से मिल रही हूँ, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड के अंदर गई हूँ, मुझे पता है कि दुनिया हर जगह सेम ही है. चाहे इंसान थिएटर में है, लॉयर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, वो एक इस दुनिया का हिस्सा ही है. बाकी सब जैसे हम ऑफिस जाके अपना एक रोल निभाते हैं, वैसे एक एक्टर थिएटर में आके या मूवी में जाके अपना एक रोल निभाता है. मतलब सबका एक मास्क है, आप कह रही हो. Yes, absolutely. Because there is always a difference between a professional life and a personal life. Of course. ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग जो कलाकार हैं, they are something, you know, better human beings. We can place them on a better pedestal. ऐसा कुछ नहीं है. That's good कि आप इक्वालिटी रहती है ना उस हाँ चीज़ से. हाँ, और ये है कि जस्ट जब आप जाते हैं किसी को देखने के लिए थिएटर में, think that he is playing the character very well. Don't judge the person. पर्सन सब एक जैसे नहीं. पर थिएटर की दुनिया मैंने सुना है कि अगर आप एक बार घुसते हो ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. थिएटर, सिनेमा, whatever creativity you are doing, ये उस तरह की दुनिया है जहां पर आपके वो हिडन इमोशंस, वो हिडन टर्मोइल्स आपके बाहर निकल जाते हैं जो आप कभी शायद कभी ना निकाल जो पाओ. डेली लाइफ में आप निकाल नहीं सकते. निकाल पाते. आप अलग अलग किरदारों को जब वहां पर दिखाते हो स्टेज पर, जब आप उन किरदारों को जीते हो, आपके अंदर से आपको पता ही नहीं है कितना कुछ रिलीज हो जाता है, वहीं स्टेज पे रह जाता है. यू बिकम सो लाइट, यू बिकम सो हैप्पी कि चल यार मेरे घर में ऐसा हो रहा है या मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मैंने आज ये कैरेक्टर यहाँ प्ले कर दिया, ऐसा होता ही होगा तभी ये कैरेक्टर बना, तो मैं अकेला नहीं हूँ. There's so many people going through this. मतलब रिलेटेबिलिटी बहुत बढ़ बहुत जाती है. बढ़ जाती है. You see people, किरदारों को तुम निभाते हुए देखते हो, you feel extraordinary. अगर आपका कोई भी आर्ट है, उसको जरूर परस्यू करें. And it can be with the painting. You can see the painting speak. आपको पता चले खुश है या उदास है या रो रहा है या जी रहा है. जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो इतना घर के और बच्चों में रह जाते हैं कि अपना आर्ट पर परस्यू नहीं कर सकते अपना ये पैशन. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सबके लिए सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ. सब कुछ करो, बट डोंट फॉरगेट योरसेल्फ. आप भी इंसान हो, आपको भी उतना ही हक है हर चीज का. और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कभी नहीं थी, मैं ऐसी ही थी. गिविंग टू एवरी रिलेशनशिप. ठीक है, कोई बात नहीं. पर ये कोई बात नहीं जो है ना, अल्टीमेटली आप एक दिन बिल्कुल वर्थलेस हो जाते हो अंदर से. और कोई बात नहीं रह जाती है. बच्चे अपने, दिस नेस्ट विल बी एम्प्टी वन डे. अच्छा. योर चिल्ड्रन विल गो. हाँ, अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो These आपका children भी- will go. Your partner will have their own interest because you know that is a male mentality. आपको आज बड़ा मोटिवेशन है कि मैं उठ के सब लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, घर जब तक आएंगे मैं घर साफ कर दूंगी, मैं सारी लॉन्ड्री कर दूंगी. बट कितनी देर, एक टाइम ऐसा आएगा जब तो टोटली अलोन. मतलब अपने लिए जीना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. अपने किसी भी शौक को मत मारें, एक ना एक शौक जरूर जिंदा रखें जो आपको आगे ड्राइव करता रहे. आई थिंक ये बहुत जरूरी है. आपने सही कहा कि कुछ ऐसा जरूर करिए कि जो आपको इंस्पायर करता रहे हमेशा लाइफ में. करेक्ट. आपको हमेशा एक दरवाजा खोल के रखना है अपने लिए अच्छा. कि दिस इज माय डोर, दिस इज जब माय सारे दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा तो खुला हाँ, रहना वो चाहिए. दरवाजा खुला रहे, बस आप उसको देखते रहो, अपने काम करते रहो. बट व्हेन यू हैव टाइम जस्ट एंटर दैट रूम. कहते ये मेरी मतलब अपनी आपका स्पेस एक है, एस्केप रूम बन जाता है. मेरी अपनी स्पेस है, यहाँ बैठ के आज मैं कविता लिखूंगी. दैट इज वेरी आप कविताएं भी लिखती है ना, आपको जी. काफी आर्टिस्टिक है. मैंने जाना है. बट मैंने एक चीज नोटिस भी करी है, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, और खासकर आपसे बात करके, यू सीम टू बी अ वेरी स्ट्रांग वुमन. तो जो स्ट्रेंथ वो ऐसे तो आती नहीं, वो तो जब लाइफ की स्ट्रगल्स हम धक्के खा के ही आती धक्के है. खा के, कहते हैं बादाम से अक्ल नहीं आती, ठोकरें खा के आती है. तो आपको देख के मुझे वही लगता है कि आपने लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखे हैं. तो मेरा वही सवाल है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ऐसा नहीं, क्या इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं आपके साथ जिसने आपको हिला के रख दिया ज्यादा? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की डेथ. माय बोथ पेरेंट्स हैव पास्ड अवे. आई थिंक रिसेंटली लास्ट ईयर आपकी. 2023 my mother went, I mean she passed away. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. Yeah, I know, but the point is this कि कुछ चीजें अगर आप अकेले अपनी लाइफ में फेस कर लेते हो, हाँ जी. वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है. Because when your father is not there and your mother passes away and then suddenly you are mother of your younger brother,
I mean, it's a different kind of feeling. And when your father passes away, you step into the shoes of your father for your mother and your younger brother. ऐसे instances in your life के changed me completely. I think it has made you more stronger and more humble. कोई नहीं. सबसे बड़ा गम एक पेरेंट्स के जाने का ही होता है लाइफ में. वो आई थिंक वो लॉस कोई रिपेयर नहीं कर सकता. And after that, I don't think anything can break you. I mean, for me, nothing can break me anymore because, yeah, this is what you are doing. बच्चे आपके छोटे हैं, पेरेंट्स आपके हैं नहीं, पार्टनर है, लेकिन you know your partner can never feel that pain. जो आपके माँ जो उनके पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन है वो वही फील कर सकते हैं, मैं नहीं. सिमिलरली जो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन था वो मेरा ही था. ऑब्वियसली. एंड आई थिंक वही है, हम अपनी दुनियादारी में कई बार पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं. जैसे खासकर हम लोग जो दूर बैठे हैं अपने घरों से और हमारे जो पेरेंट्स पीछे अपने देश में हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे टच में रहें, जितना बिल्कुल. टाइम बिता सकते हैं, जब मौका मिले विजिट करके आए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट्स द लास्ट टाइम, राइट? Yeah, when it is the last time, and the other thing is this कि चाहे वो कुछ भी ना आपको बता रहे हो, उनका होना ही काफी है. ये तो है. सिर्फ वो है ना. आपको इंडिया में आप एक हफ्ते बाद बात करो, 2 हफ्ते बाद बात करो, फिर आपको पता है कि ओके शी इज देयर और ही इज देयर. आई थिंक वो बस उनका होना, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब ऐसे डेली बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक जो थॉट की पेरेंट्स हैं और आपके सर पे जो साया है, आई थिंक वो बहुत You can जरूरी है. call them, you can tell them anything of your house. आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया. चाहे कुछ नहीं कह रहे हो, बोलेंगे अरे यार तुम इतने बड़े हो गए, अपनी जिंदगी कुछ संभालो. That's fine. बस वो इतना तो बोलेंगे. बट वेन यू थिंक यार ऐसा, फिर आप अपने आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो बिकॉज नाउ यू हैव टू यू नो बिकम दैट थिंग इन योर लाइफ. बस यही है, आप कुछ नहीं है. खासकर जब अब्रॉड बैठे हो ना, तो लगता है कि आगे क्या, अब क्या, आई होप दे फाइन, मतलब वो एक चीज थॉट बैक ऑफ द माइंड रहता है. एंड इसी चीज साथ इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं. और इसी चीज ने मुझे ये भी सिखा दिया है कि भाई जैसे हम आज यहाँ आए थे, हमारे बच्चे कल चले जाएंगे. आई डोंट वांट दैट एज माय आवर पेरेंट्स लॉन्ग फॉर अस. I don't want that I should, you know, feel the same way. That's why I'm saying keep one door open for yourself because everyone will leave you one day. It's not that forever. बच्चे अपने अब सबकी अपनी जिंदगी है. You need to be very strong and very practical in your life. And your key of happiness is only in your hands. Don't give it to anybody else. अनुराधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी सुन के. 2 लाइंस आप हमारे लिए, क्योंकि सिंस आप एक आर्टिस्टिक सोल हैं तो आई एम श्योर आपके पिटारे में बहुत कुछ खजाना तो होगा ही हमसे शेयर करने के लिए. जाते जाते मैं अपनी लाइफ के बेसिस के ऊपर ही एक शेर बोलना चाहूंगी. मेरा तो नहीं है. जी बिल्कुल. पर बोलना जरूर चाहूंगी सबके लिए कि गिरते हैं शहसवार भी मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो Thank एंड you. फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड ऑलवेज इंस्पायरिंग. आई एम रियली ग्लैड कि आप मेरे शो पे आए और आप मेरे पहले गेस्ट हो. और जब आप बहुत बड़े लॉयर बन जाओगे तो मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी और फिर आई एम श्योर तब जर्नी कुछ अलग होगी और बातें भी बहुत अलग होगी. बट थैंक यू वंस अगेन. और इसे ही जाते हुए आपके लिए हम एक छोटा सा, आपके लिए एक सुवेनियर है ताकि आप याद रखिए. So sweet. Thank you, Nilma, and I really thank you for inviting me, and I enjoyed this conversation a lot. आई थिंक ये बहुत टाइम से ड्यू थी. बहुत टाइम से ड्यू थी. यस, काफी देर से हम लोग सोच रहे थे बैठेंगे. बट एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी. आपने कहा लॉयर बन जाएंगी और जर्नी लग हो जाएगी. उससे क्या पता पहले आप ही कहीं बहुत क्या कहते हैं ना उच्च कोटि की अदाकारा बन जाए और मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठी. अरे वाह, थैंक यू सो God मच. bless us both, and it's really very nice meeting you. It is. Thank you so much. Thank you. Thank you, and keep watching and keep supporting. Life Happens with Nilima. See you in the next episode.